Good evening, friends. We'll be going live in just few minutes. हेलो फ्रेंड्स, बस कुछ ही समय में हम लाइव सेशन शुरू करेंगे ताकि और लोग हमें ज्वाइन कर लें। आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग चैलेंजेस और उसके ऊपर सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। हम सब पेरेंट्स हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे चैलेंजेस एंडलेस हैं। चाहे बच्चे की एज जो भी हो, हमारे चैलेंजेस ऐसा लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। मेरे बच्चे तो अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। बड़ी बेटी तो 23 इयर्स की है और मुझे लगता है कि अभी भी जैसे बचपन में जितना ज़्यादा देखना पड़ता था, सिर्फ क्या देख रहे हैं हम वो चीज़, बातें थोड़ी चेंज हो जाती है। मगर जूलिया रॉबर्ट्स की एक पिक्चर थी, एक मूवी थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी जूलिया रॉबर्ट्स की। उसमें जो ऑथर है उन्होंने एक सेंटेंस, मैंने उसकी बुक भी पढ़ी हुई है, तो एक उनका सेंटेंस है बहुत अच्छा। उन्होंने कहा था कि द थिंग अबाउट पेरेंटिंग इज़ दैट इट इज़ टू परमानेंट। मतलब एक बार अगर आपके बच्चा हो जाए तो चाहे परेशानी हो चाहे आपको खुशी हो, इट्स अ परमानेंट सिचुएशन। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, चैलेंजेस तो एंडलेस है क्योंकि हम जानते हैं पर्सनालिटीज़ अलग अलग है सबकी, और जितनी पर्सनालिटी अलग होगी उतनी तरह के इश्यूज हमको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन हमारे सेशन के लिए मैंने आज 3 मेन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम पेरेंट्स की बच्चों का जो गैजेट्स के साथ एडिक्शन है वो। दूसरा, पेरेंट्स के मेजर इश्यूज शायद पढ़ाई को लेकर है, पढ़ाई और करियर। और तीसरा जो है वो बिहेवियर को लेकर है। तो हम इन 3 चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बीच में अपने क्वेश्चन सेंड करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर मुझे पॉसिबल है तो मैं देखकर रिप्लाई करूंगी। सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट यू कैन राइट योर क्वेश्चंस। और जिस सवाल का जवाब मैं अब न दे पाऊँ शुरुआत में, वो सेशन ख़त्म होने के बाद में सारे सवालों का जवाब मैं पर्सनली देने की कोशिश करती हूँ मैसेजेस में। तो हम स्टार्ट करते हैं गैजेट से। आज बच्चे की उम्र चाहे 1 साल हो या चाहे 15 साल हो चाहे 25 साल हो, हर एक के पेरेंट्स यही कंप्लेन कर रहे हैं कि ये गैजेट्स छोड़ता नहीं है बच्चा। कुछ भी हो जाए ये बच्चे गैजेट्स छोड़ते नहीं हैं। पहले केवल टीवी का ही इश्यू था, अब शायद टीवी में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और जो इंटरेस्ट है वो बच्चों के चेंज होकर लैपटॉप, आईपैड, फ़ोन, ये तीनों में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पेरेंट्स परेशान हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे सबसे पहले तो गैजेट्स को इतना ज़्यादा यूज़ करना छोड़ दें। मैं यहाँ पे आज थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव रखना चाहती हूँ आपके लिए। देखिए, एक समय था जब हम बाहर खेलने जाया करते थे, और इसी बात को हम हमारे बच्चों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग बाहर खेलने के लिए क्यों ना जाए। एक पेरेंटिंग फोरम में हमने चिल्ड्रन वर्सेस पेरेंट्स ऐसा एक डिबेट रखा था लाइव, और इस डिबेट में यही सवाल उठाया गया था। तो उसमें मेरी बेटी ने एक जवाब दिया था। उसने कहा था कि आपके ज़माने में अगर टीवी होता, अगर गैजेट्स होते, तो आप भी इतना ही ज़्यादा यूज़ करते। तो समझने सोचने वाली बात यह है कि हमको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चाहे हमको अच्छा लगे ना लगे, गैजेट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये हमको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं है, घर के काम करना इंटरेस्टिंग नहीं है,
और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि कोई क्राफ्ट करना, ड्राइंग करना बहुत कम बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन गैजेट्स इंटरेस्टिंग हैं। आप खुद देख लीजिए, आप मुझे बताइए कि आप कितने बार फ़ोन अलग अपने आप से रख पाते हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा मीडिया है हमारे पास कि एक नहीं, एक पर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है तो दूसरा, दूसरा पे इंटरेस्टिंग नहीं है तो तीसरा, और एक ही मीडिया से आप स्टिक रहिए। आप में से जो इंस्टाग्राम पे है, अगर आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो आपको खुद को रोकना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ कि मुझे कुछ काम करना है, इसीलिए मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे गैजेट्स को देखना वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे इतनी सारी चीजें हैं और सबके लिए है, तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज को छोड़कर बच्चा कुछ और क्यों करे। सबसे पहले तो बच्चे को हेल्प करने से पहले हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडे एंड गैजेट्स आर हियर टू स्टे। ये लाइफ में रहने ही वाले हैं। बीच में एक मुझे सवाल आया है स्टडीज को लेकर, तो मैं जिस समय हम स्टडीज के ऊपर आएंगे तो हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। एक पेरेंट ने लिखा है कि दे टोटली डिपेंडेंट ऑन लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन फॉर देयर स्टडीज। देखिए, एक बात आप और हम भी जानते हैं कि वो कितनी देर एक्चुअली पढ़ाई करते हैं। हाँ, अभी खास करके लॉकडाउन में और कई बड़े स्कूलों में होमवर्क या काफ़ी सारे नोटिसेस जो है ये फ़ोन मैसेजेस पे आते हैं। और अभी लॉकडाउन में जो स्कूल्स चल रहे हैं वो लैपटॉप के ऊपर आपको बच्चे को देना जरूरी। लेकिन एक बात आप सच्ची बताइए कि कितनी कितनी देर तक बच्चा पढ़ता है, चाहे लैपटॉप पे पढ़े चाहे किताबें लेके पढ़े, कितनी देर तक एक्चुअली पढ़ाई करता है। ये जो एक्सक्यूज है बच्चे का कि मुझे पढ़ाई करनी है, या पेरेंट का ये जो एक्सक्यूज है कि वो उसको पढ़ाई करनी है इसलिए उसको देना ही पड़ेगा, मुझे लगता है ये भी हमको खुद एग्जामिन करने की जरूरत है। क्योंकि जिस समय बच्चा एक्चुअली लैपटॉप लेके पढ़ रहा है उस समय पेरेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप अपने आप में झांक कर देखिएगा, उस समय आपको प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि बच्चा पढ़ाई कर रहा है। आपने देखा हुआ है कि स्कूल चल रहा है, ट्यूशन चल रहा है, क्लास चल रहा है, पढ़ाई कर रहा है या प्रोजेक्ट कर रहा है, दैट टाइम आई एम हैप्पी। तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उन टाइम की बात कर रहे हैं जब आप बार बार कंप्लेन करते हो कि ये जब देखो तब गैजेट्स पे लगा रहता है। तो सबसे पहला सवाल आप सबको कि इस बच्चे को गैजेट दिए किसने है, चाहे वो फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आईपैड, दिए किसने है। पड़ोसी ने तो लाकर दिए नहीं है, लाकर हमने दिए। तो फिर सवाल उठता है कि हमने क्यों लाकर दिए हुए हैं। सोचिए, आपका रीजन, सबका रीजन अलग अलग हो सकता है। मैं वर्किंग मदर थी, घर में मैं और मेरे बच्चे केवल, तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ या बच्चे बाहर जाते हैं तो उनके पास फोन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, इस आइडिया से मैंने उनको फोन्स दिए थे। आपकी क्या वजह है कि जिसकी वजह से आपने उनको फोन का एक्सेस दिया हुआ है, या आईपैड आईपैड का एक्सेस दिया हुआ है, या लैपटॉप का एक्सेस दिया हुआ है। ये सोचिए प्लीज, बाहर से कहीं नहीं आया, दिया हमने ही है। जो हमारे घर में पूरा समय वाईफाई चलता है, ये क्यों है? क्या पूरे समय वाईफाई का एक्सेस रखना बच्चों के लिए सही है? ये हम वहां पर नहीं सोचते क्योंकि हमको हमारे लिए भी लगता है। और हमारे लिए भी हमको क्यों लगता है? पेरेंट्स की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चा यूज करता है तो हमको गुस्सा आता है कि इसको समझता नहीं है, इतनी टाइम यूज नहीं करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन पेरेंट्स खुद कितनी देर फोन के ऊपर लगे रहते हैं। आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने कुछ करना नहीं है, कोई काम आपके लिए वेटिंग नहीं है, तो या आप फोन पर हो, या आप लैपटॉप पे हो, या आप आईपैड पे हो, या आप टीवी पर हो। कितने सारे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं मेरा बच्चा किताबें पढ़े, उनके घर में एक भी किताब नहीं है क्योंकि पेरेंट्स खुद किताब कभी पढ़ते ही नहीं, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे के पास में सारा ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, उसने किताबें पढ़नी चाहिए, उसको ये समझना चाहिए कि किताबें पढ़ना अच्छी बात होती, हम फोन पर लगे रहेंगे। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आप रियलिटी अपने आप को देखने की कोशिश करिए। और हो सकता है कि 99% पेरेंट बहुत ज्यादा लैपटॉप और फोन या कुछ यूज करते हैं, लेकिन 1% नहीं भी यूज करते होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप यूज करते इसीलिए आपका बच्चा कर रहा है, आप नहीं करते हैं फिर भी आपका बच्चा यूज करेगा। लेकिन मैं ये एग्जाम्पल इसीलिए दे रही हूँ पेरेंट्स का, क्योंकि समझने की कोशिश करिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमारे हाथ में पकड़ा दी गई है। और हमारा बस चले तो इसको हम 24 घंटा लेकर बैठ सकते हैं। तो अगर ये चीज इंटरेस्टिंग है तो ये बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग है।
और अगर किसी इंटरेस्टिंग चीज को आप किसी से छुड़वाना चाहते हैं तो आपको उससे भी इंटरेस्टिंग कुछ उनकी जिंदगी में लाना होगा। अब आपका कहना यह है कि वो पढ़ाई कब करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो जो डिसिप्लिनिंग की बात है वो एक एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पर दूसरी ये चीज है कि जितने पेरेंट्स डिस्कस करते हैं कि हमारा बच्चा दिन भर फोन पे, लैपटॉप पे, इस पे लगा रहता है, उसमें से कितने पेरेंट्स हैं जो एक्चुअली बच्चे के साथ एक्टिवली टाइम स्पेंड करते हैं। ये भी सेल्फ एनालिसिस के लिए अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा, पर नहीं कर रहे हैं तो सोचिए, क्योंकि लैपटॉप या फोन तो छोड़ दीजिए, आपने अपने बच्चे के लिए एक 10,000 का गेम लाया, प्रॉपर गेम लाया, तब भी अकेला बैठकर वो 1 या 2 दिन के ऊपर उसको हाथ लगाने वाला नहीं है, फिर वो कचरे में पड़ा रहेगा। बच्चे तभी खेलते हैं जब उनके साथ में कोई इंटरेस्ट के साथ खेले, फिर उसके लिए 10,000 का गेम की जरूरत नहीं है। 10 रुपए का लूडो भी वो घंटों तक खेल सकते हैं अगर आप उनके साथ बैठकर इंटरेस्टिंग तरीके से उनके साथ खेलने की कोशिश करें। तो आजकल हम में, पेरेंट्स में पेशेंस हम में भी नहीं रहा है। लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट। कई घरों में जहां पर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, वहां पर उनके पास में ये एक्सक्यूज है कि भाई हम तो वर्किंग है तो हमारे पास टाइम नहीं मिलता। लेकिन कई घरों में जहां पर एक मदर वर्किंग नहीं है, वहां पर भी मैंने देखा हुआ है कि शी इज ट्राइंग टू कीप हरसेल्फ बिजी इन समथिंग और द अदर, और बच्चे के साथ में इंटरेक्शन जो उनका होता है, दैट इंटरेक्शन इज अबाउट पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, डिसिप्लिन, और उसके आगे कोई खास इंटरेक्शन बच्चे के साथ होता नहीं। पता नहीं किस चीज की हमको जल्दी लगी हुई है। आप ये भी देखिएगा कि छोटा बच्चा है। मुझे किसी ने एक सवाल पूछा था कि मेरा बच्चा इसके क्या कहते हैं उसको, टीवी के सिवा खाना ही नहीं खाता। अब आप मुझे बताइए कि जब आपने 6 महीने की उम्र में अपने बच्चे का अन्नप्राशन किया था और उसके बाद में उसको सॉलिड फूड खिलाना शुरू किया था, तब क्या बच्चा उछल उछल के आपसे कह रहा था मम्मी टीवी लगाओ, मम्मी लैपटॉप पे मुझे कार्टून्स दिखाओ या नर्सरी राइम दिखाओ? ये क्या आपके बच्चे ने कहा था? ये आपने शुरू करवाया था। 90% मदर्स आज जो मैं देख रही हूं, उनको बच्चे के साथ खाना खिलाने में जो टाइम स्पेंड करना है उसके लिए पेशेंस नहीं है हमारे पास में। तो क्योंकि मुझे याद है जब मेरी बेटी छोटी थी और उसको मैं खाना खिलाती थी, उसको जबरदस्ती कहती थी मुंह खोल लेती थी, उसके मुंह में कौर भरने के बाद में वो मुंह चलाती ही नहीं थी। कितनी भी देर वो इस तरह से मुंह बंद रखे हुए अपना खेलती रहती थी, और मुझे क्योंकि वो इरिटेशन होता था कि मैं इसको कब ये खाना खिलाऊंगी, तो मैं लिटरली कभी कभी उसको मुंह पकड़ के अरे मुंह चबाओ, ये मेरी हालत हो जाती थी। तो मुझे पता है कि बच्चे इतनी आसानी से खाना नहीं खाते हैं, बट उसके लिए सामने टीवी लगा के रखना या कार्टून लगा के रखना या नर्सरी राइम शुरू करके रखना, ये आइडिया आपकी थी। बहुत आसान था, उसके पसंद का नर्सरी राइम लगाओ और यहां से खिलाते रहो, जल्दी 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 जल्दी, 10 मिनट के अंदर काम खत्म। आदत तो हमने ही डाली हुई है। मुझे मेरा सीरियल देखना है, मुझे मेरा किचन में काम करना है, कुछ भी करना है, और बच्चा बार बार आके मम्मी 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 कर रहा है, तो हमारा एक ही काम होता था, टीवी चला के दे दो। फिर कुछ दिन के बाद में उसके हाथ में वो नर्सरी राइम्स वाला हमने यूट्यूब पकड़ाना शुरू कर दिया। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं इस चीज की हमने ही की हुई है। आप कहेंगे मैंने ये थोड़ी सिखाया था कि दिन भर लेकर बैठो, हाँ, लेकिन कुछ समय के बाद में तो बच्चा अपना दिमाग भी लगाएगा ना। वो बच्चे को लगता है कि ये कितना इंटरेस्टिंग है, सो लेट मी डू दिस। अच्छा, दूसरी बात, आज पेरेंट्स की जो जनरेशन है, अभी जो पेरेंट्स हैं वो फेसबुक काफी यूज करते हैं, और ज्यादातर हम लोग जो फेसबुक यूज करते हैं, अगर हम प्रोफेशनली नहीं यूज कर रहे हैं तो वो फेसबुक इसलिए यूज होता है कि हम अपने फोटोज खींचे, अपने फैमिलीज के फोटोज खींचे, हमारे ओकेशंस को कैप्चर करें और उसको फेसबुक पर डालें, और उस पर लोगों की क्या रिएक्शंस आती हैं वो देखें। सबको अच्छा लगता है, तो बच्चा कुछ अलग तो नहीं है। अगर उसकी थोड़ी भी उम्र है समझने इतनी, आज मैंने देखा है 10-10 साल के बच्चे अपने यूट्यूब वीडियोस बना के डाल रहे हैं, और डालने के बाद में 10 बार खोल कर देखते हैं उसको कि इसके ऊपर कितने लाइक्स वगैरह आए हुए हैं। सब मीडिया पे 18 साल के ऊपर आपकी उम्र होना जरूरी है या 16 साल के ऊपर जरूरी है आपका अकाउंट बनाने के लिए। बच्चे धड़ल्ले से 5, 7, 8, 10 साल की उम्र में अपनी उम्र 18 साल डाल के अपना अकाउंट शुरू कर रहे हैं, उसमें अपने वीडियोस डाल रहे हैं, अपने फोटोज डाल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। क्यों कर रहे हैं हम ये?
जिसलिए हम कर रहे हैं ना, तारीफ की हमको जरूरत है। हम चाहते हैं कि लोगों का हमारे तरफ ध्यान हो, हम चाहते हैं हम किसी ग्रुप का हिस्सा बने, और वही जरूरत उनमें भी उतनी ही ज्यादा है। तो ये सब चीजों को आप पहले समझने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रही कि इसका मतलब आप अनलिमिटेड उनको गैजेट दे दीजिए, नहीं। मैं पहले ये कह रही हूँ कि पहले समझिए, और जब आप समझेंगे ना, तो आप बात बात पे उनको मना करना बंद कर देंगे। क्योंकि आप हर समय अगर उनके पीछे लगे रहेंगे, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, तो वो तो पक्का नहीं बंद करने वाले, क्योंकि बच्चे रिबेल हो जाते हैं फिर, और आपके बोलने का असर भी नहीं रहता है। तो पहले ये एक्सेप्ट करिए। फिर सेकेंड स्टेज जो आता है वो ये है कि उसको रेस्ट्रिक्ट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले, अगर आपका बच्चा 10th स्टैंडर्ड या उससे नीचे है, तो उसको आपने 10th स्टैंडर्ड के नीचे के बच्चे को आपने उसका पर्सनल फोन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि सारे बच्चे या स्कूल बस से स्कूल जाते हैं, स्कूल वैन से स्कूल जाते हैं, या आप छोड़कर आते हो, तो या ट्यूशन भी जाते हैं, तो यूजुअली हम छोड़ते हैं, हम पिकअप करते हैं यूजुअली। आजकल मोस्ट पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेले जाने नहीं देते हैं, जहां जाने देते हैं वहां पर मैं समझ भी सकती हूँ कि फोन की जरूरत है, लेकिन अदरवाइज जरूरत नहीं है। बच्चा जरूर जिद करेगा, आपको बहुत ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। या ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं पहले ही समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि स्टडीज के लिए अगर बच्चा लैपटॉप यूज कर रहा है तो कोई पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, ये आप एक्सेप्ट करिए। बच्चे पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं, हाय मेरा बच्चा पढ़ रहा है। प्रॉब्लम तो हमारी तब होती है जब खुद के एंटरटेनमेंट के लिए वो इस्तेमाल करता है। तो आ, ये जो हमारी बात है, हमारे ये कि हम बच्चे को हर समय मना करते रहते, पहले उसको बंद करना पड़ेगा। 10th स्टैंडर्ड के नीचे बच्चा है तो उसको अपना फोन देने की जरूरत ही नहीं है। 11th और 12th में अगर आपका बच्चा है तो उसको फोन देना पड़ेगा आपको, उसको थोड़ी बहुत फ्रीडम भी देनी पड़ेगी। लेकिन 12th स्टैंडर्ड होने तक आपको एक प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि एक 100% रूल डालिए कि 10 बजे या 9 बजे के बाद में फोन आपके कमरे में आ जाना चाहिए। भले ही आप अपने बच्चे को खुद बताइए कि लॉक करके रखो, मैं नहीं देखूंगा, मगर मेरे कमरे में 10 बजे फोन आ जाना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो तुमसे फोन ले लिया जाएगा, तुमको उसके बाद फोन नहीं मिलेगा। उसका कारण है क्योंकि 10वीं के बाद में लड़के लड़कियां आपस में बहुत ज्यादा घुलना शुरू हो जाते हैं, और उस समय उतनी उम्र नहीं होती है कि वो इन चीजों को ढंग से समझे। तो रात के समय पे बहुत ज्यादा चैटिंग होता है, और रात का समय जो है ना वो इंटीमेसी से रिलेटेड है। तो कोई बैठ के पढ़ाई का डिस्कशन नहीं करता, बच्चे कुछ भी कह रहे हो कि हम डिस्कस कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं बात जाके छोटी सी बात भी शुरुआत होती है। लड़का होगा, मैं ये नहीं कह रही कि बॉयफ्रेंड होगा, फ्रेंड ही होगा, लेकिन जब वो पूछते अरे तुमने खाना खाया, आपकी बेटी कहती कि नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा, वो भी पूछेगा कि तुम्हारा मन क्यों नहीं कर रहा, अरे आज मम्मी से थोड़ी लड़ाई हो गई थी तो मैंने नहीं खाई, तो वो कहता है कि अरे तुम तो इतनी अच्छी हो, क्यों तुम्हारी मम्मी। अब ये जो बातें सिलसिला बढ़ते बढ़ते उस लड़की में भी फीलिंग आने लगता है कि ये मुझे समझता है, दिस पर्सन रियली लाइक्स मी, और वो धीरे धीरे केवल चैटिंग होते 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 दोनों का एक दूसरे में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। सो रात के समय पे फोन नहीं देना है 10th 11th और 12th में, और इसके लिए आपको 100% रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा। 100%, मैं 10% 15% नहीं कह रही हूँ, 100% इसके लिए रूल अप्लाई करना है कि रात के 10 बजे आपके कमरे में फोन आ ही जाना चाहिए। उसके पहले 10th तक अगर आपको पढ़ाई करवानी है या कुछ थोड़े देर के लिए फोन देना है तो आपका फोन बच्चे ने लेना है। या रेस्ट्रिक्ट कैसे किया जाए, इस पे सवाल है कि माई बेबी इज 5 एंड एडिक्टेड टू मोबाइल दीज डेज। 5 साल का बच्चा मोबाइल को एडिक्टेड है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए प्रॉब्लम बच्चे में है या हमारी समझ में है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। नेचुरली स्कूल नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, कुछ नहीं है इस उम्र में, बट वो जो देखने की आदत पड़ी है। आपने ये भी कहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ मदर टू एंटरटेन द चाइल्ड एवरी टाइम। करना पड़ेगा। अगर हमारे आपकी मदर ने भी यही कहा होता तो मुझे लगता है कि हमें भी बहुत सारे इश्यूज होते। करना पड़ेगा, एंटरटेन करना पड़ेगा। जरूरत नहीं है कि आप उनके साथ में नाचे गाएं कूदे ऑल द टाइम, बट उनको अपने साथ में काम में लगाइए। आप खाना बना रही, इतना आटा देखिए, उसको भी आटा मारने के लिए बिठाइए, अरे गंदा करने दीजिए ना।
आज प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को ये नहीं चलता कि मेरा बच्चा घर में कुछ भी गंदगी करे। वो खिलौने बाहर निकलता है तो 4 बार पहले माँ का ध्यान उधर रहता है कि अरे कितने फैला के रखे, कितने फैला के रखे, ये उठाने पड़ेंगे। बाहर मट्टी में जाना चाहता है, हम अपने बच्चों को जाने नहीं देते हैं कि गंदा हो जाएगा। कुछ भी तो हम करने नहीं दे रहे हैं बच्चों को, फिर कम से कम फोन करने दीजिए। जब हम कुछ भी करने, हमारे पास टाइम नहीं है और हम बच्चे को ऐसा कुछ भी नहीं करने देना चाहते जो बच्चा करता है, जो बच्चा करता है। हम बचपन में घंटों बैठ के रेत में टीले बनाया करते थे, कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन आज हमारा बच्चा गंदा हो जाता है, उसको इन्फेक्शन हो जाता है, उसको तकलीफ हो जाती है, उसको बीमारी हो सकती, हम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। अरे किचन गंदा करने दीजिए, किचन गंदा करने दीजिए। कोई भी 2-4 चीजें किचन के दे दीजिए। आप खाना बना रहे हैं, उसको नीचे दे दीजिए खेल करने के लिए। आज तुम भी खाना बनाओगे, देखिए तो हम तुम किस तरह से खाना बनाते हो, देखिए तो हम किस तरह से, जिस चीज से बच्चे को हार्म नहीं होगा ऐसी चीजें दीजिए बच्चे को। और आटा मारना बच्चों को बड़ा मजा आता है क्योंकि हाथ गंदे करने मिलते हैं, दे दीजिए। इतना आटा पानी करने दीजिए गंदा, लेकिन उसकी तो तैयारी चाहिए, किसी चीज की तो तैयारी चाहिए। और अगर किसी भी चीज की तैयारी नहीं चाहिए तो प्लीज बच्चे को फोन करने दीजिए। वो इंसान है, मशीन नहीं है कि खाली दीवार को बैठते हुए देखते रहेगा। कि उसको आपने रोबोट है, उसको सेट कर दिया तो इतनी टाइम पे वो खेलेगा, इतने टाइम पे उसको आपने ऑफ कर दिया, वो दीवार को बैठते हुए देखेगा। उसको कंटिन्यूअसली एक्टिविटीज चाहिए, कंटिन्यूअसली एक्टिविटीज चाहिए उसको करने के लिए, तो वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किस तरह से आप करते हैं? आज लॉकडाउन में तो घर के हर मेंबर घर पे डिवाइड करिए। अगर घर पे छोटा बच्चा है तो बड़े बच्चों से लेकर सबको लगाइए डिवाइड करने में कि हु इज स्पेंडिंग मोर टाइम विद द बेबी एट दैट टाइम। आपने कहा है कि उसको हम ये सब करने देते हैं मगर उसको सिर्फ मोबाइल चाहिए, तो मत दीजिए, मत दीजिए। क्या करेगी बेटी? रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, चिल्लाने दीजिए। कितनी देर चिल्लाएगी? सिर्फ ध्यान रखिए, जिसको टेंट्रम्स कहते हैं, टेंट्रम्स के समय आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि बच्चा अपने आप को हार्म नहीं कर रहा है। नजर में रखिएगा, उसको पैम्पर मत करिए, रोने दीजिए उसको। बच्चे के लिए रोना अच्छा होता है। अब रोने के लिए भी, मुझे नहीं पता आपके घर में कैसा है, पर कई पेरेंट्स को बच्चे के रोने से बड़ी तकलीफ होती है। 2 तरह की तकलीफ होती है, एक तो हमारा दिमाग खराब हो रहा है और दूसरी हमको तकलीफ ये होती है कि बेचारा बच्चा रो रहा है। अनफॉर्चुनेटली बच्चा रोता है, अगर माँ कुछ नहीं बोलेगी तो फादर बीच में आ जाएंगे, फादर कुछ नहीं बोलेंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स बीच में आ जाएंगे, अरे फोन ही तो है दे दो। एंड आई ट्रस्ट मी दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम विच आई डोंट हैव अ सोल्यूशन टू। कि अगर सब लोग फैमिली के मेंबर मिल के इस इशू को एड्रेस नहीं करना चाहते हैं तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, आई हैव नो आइडिया। मेरे काउंसलिंग सेंटर में मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ, जब पेरेंट्स आते हैं कहते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे, तो मैं कहती हूँ उनको भी लेकर आइए। कई बार थर्ड पर्सन से डिस्कस करने के बाद वो उस एस्पेक्ट को ज्यादा समझ पाते हैं। लेकिन अगर इस चीज के लिए भी वो तैयार नहीं है तो फिर किस तरह से हम ग्रैंड पेरेंट्स को समझाएं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उस चीज का इलाज नहीं। और ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, कई घरों में मैंने देखा है कि या तो मदर उस रूल को तोड़ने के लिए कहती है या फादर उस रूल को तोड़ने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्यार जिस चीज को कह रहे हैं वो बात पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि बच्चे को रोने ही नहीं देना, ये प्यार है? रोना तो बच्चे का धर्म है, उसको कहते हैं ना स्वभाव, स्वधर्म है। तो अगर रोना बच्चे का स्वभाव स्वधर्म है तो रोने दीजिए ना उसको। कितने बार रोएगा? अगर उसको कुछ दिन के बाद तो समझ में आ जाएगा मुझे नहीं मिलना है, मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आप भी उसके सामने फोन का इस्तेमाल न करें। ये अब एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है इस जनरेशन के लोगों के लिए। आप भी इस बच्चे के सामने फोन का मिनिमम इस्तेमाल करें, और जिस समय आप फोन इस्तेमाल नहीं कर रही है उस समय 100% ध्यान रखिएगा कि फोन कहीं ऐसी जगह रखा है कि बच्चे को नजर नहीं आएगा। ये आपको 100% मतलब उसके हाथ से खींचने की बजाय इट इज बेटर कि उसके हाथ तक पहुंचे ही नहीं। दूसरी बात जो ये है गैजेट्स को लेकर होती है कि रूल्स डालना। देखिए बच्चों के लिए बचपन से रूल्स डालना बहुत जरूरी है, और रूल्स डालने के बाद में आज सबसे बड़ी पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि हम फॉलो नहीं करते। हम रूल्स डालते हैं, हम फॉलो नहीं करते हैं।
अब 5 साल के बच्चे को शायद समझाना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन 7 साल का बच्चा रूल्स समझता है। लेकिन हम रूल्स किस तरह से डालते हैं, देखो अभी तुमको मैं आधे घंटे के लिए दे रही हूं, अगर आधे घंटे के बाद तुमने वापस नहीं किया ना तो कल नहीं मिलेगा। वो आधे घंटे के बाद वापस नहीं करता है। आप चिल्लाते हो उसके ऊपर, चिल्लाते चिल्लाते आपके मुंह से यही धमकी निकलती रहती है, अब तुमको बिल्कुल फोन नहीं दूंगी। दूसरे दिन फिर वो प्यार से आके जिद करता है, आप फिर दे देते हो। दिस पैटर्न इज कैरिड थ्रू आउट द लाइफ बाय ऑल द पेरेंट्स। हम मुंह से केवल धमकियां देते हैं, एक भी धमकी फॉलो नहीं करते हैं, और उसकी वजह से बच्चे एक बहुत सिंपल चीज सीख जाते हैं। ये लोग केवल बकवास करते हैं पेरेंट्स, इनसे कुछ भी निकालना हो तो बस सही ढंग का टेंट्रम करना आना चाहिए। इसके ऊपर इससे ज्यादा कुछ नहीं मैसेज हम बच्चों को, पेरेंट्स को देते। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? इम्प्लीमेंटेशन आप कहेंगे कैसे करना है, बच्चा जिद करता है, रोता है तो हम क्या करें? एक तो रूल्स जो है ना, जब हम रूल्स डालते हैं तो प्लीज गुस्से में रूल्स मत डालिएगा, क्योंकि उसका आप यू डोंट मीन इट एट ऑल, और आपके ही शब्द की कीमत आप बच्चे की नजर में कंटिन्यूस कम करते जा रहे हैं। यू डोंट मीन इट। सो प्लीज जिस समय गुस्से में है उस समय रूल्स मत डालिए। उसके बाद में जब खाली टाइम है, फ्री टाइम है, सब अच्छे मूड में, तब लेकर बैठिए बच्चे को। और रूल्स बच्चे के सामने रखने के पहले अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लीजिए कि भाई सब लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। फिर बच्चे से कहेगा कि दिस थिंग्स आर नॉट गुड फॉर यू। 2 या 3 चीज, सब कुछ नहीं, ये 3 चीजें तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए अब से तुमको 1 घंटा टीवी, आधा घंटा फोन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिसाइड, ये ऐसा 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 मिलेगा। आधा घंटा फोन होने के बाद में वो हमारे पास वापस आ जाना चाहिए। नाउ ऑल दिस थिंग्स आर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एज योर पेरेंट इज, योर चाइल्ड इज। मतलब वो बच्चा 11th-12th में है, आपने उसको बोला है कि रात को 10 बजे फोन आ जाना चाहिए, तो उसके साथ में उसको रूल कंप्लीट एक्सप्लेन करिए। क्योंकि इसके बाद में उनको ये भी बताना है कि अगर वो वापस नहीं लाता है 10 बजे या आधे घंटे के बाद आपका स्कूल गोइंग बच्चा टीवी के सामने से नहीं उठता है खुद से, या फोन लौटाता नहीं है, तो क्या होने वाला है ये क्लियरली बताइए। अब उसमें ना प्लीज ये सब मत बोलिए कि हम कल से नहीं देंगे वगैरह, क्योंकि आपको पता है आप देने वाले। धमकी भी सोच कर दीजिएगा। सो रूल्स हैव टू बी कि बच्चे को जो चीजें पसंद है उनको रूल्स के लिए हमेशा अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में वीकेंड पे पिज्जा आता है और बच्चे को बहुत पसंद है, उसको दाव पे लगाइए कि हम एक चार्ट बना के उस पर मार्क करेंगे कि कितने दिन तुमने फोन वापस करने के लिए टैंट्रम किया है। अगर 7 डेज में से या 6 डेज में से आपने 5 डेज टैंट्रम नहीं किया है तो आपको संडे का पिज्जा मिलेगा। अगर आपने 5 डेज से 1 डे से ज्यादा टैंट्रम किया है तो आपको संडे का पिज्जा नहीं मिलेगा। आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं तो हमेशा दोनों को एक साथ रूल लगाइए। उनके उम्र के हिसाब से उनके बिहेवियर आप ढूंढ के निकालिए कि कौन सी चीजें आप लगाना चाहते हैं, बट रूल्स दोनों को साथ में लगाना है। अब बोल तो दिया आपने, लेकिन जैसे संडे आएगा बच्चा जिद करेगा, रोएगा, बोलेगा मम्मी सॉरी प्लीज पिज्जा मंगा दो ना, और आप पिज्जा मंगा देंगे। आपका रूल्स, आपकी डिसिप्लिन, आपके शब्द की कीमत खत्म। हर रूल लागू करने के लिए घर में बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि जब आप जो करना है, जैसा करना है, आप अपने मर्जी से करते हो तो आपको वो भुगतना भी पड़ता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज बचपन से हम बच्चों को नहीं सिखा, हमारे पेरेंट्स ने सिखाया था। तुमको कहा है 7 बजे घर पे आओ, 7 बजे घर पे नहीं आओगे तो इतने कस के थप्पड़ पड़ता था कि अगले दिन 7 का 7 5 भी नहीं होता था। और हम तो कुछ चीजें भी उनसे अलग नहीं रख पा रहे हैं। सिंपल जीने का लॉजिक सिखाने का, ये केवल गैजेट की बात नहीं है, क्योंकि आप हर दिन बच्चे को ये सिखा रहे हैं बेटा तू कैसा भी बिहेव कर, मैं ना तेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और ये आगे चल के आपको सब चीज की तकलीफ होने वाली, आपको नहीं, आपको छोड़ दीजिए उस बच्चे को कितनी तकलीफ होगी। क्योंकि घर के बाहर निकलने के बाद में जब वो बाहर की दुनिया में जाएगा वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी सारी तकलीफें मेरी माँ बाप ने सॉल्व करनी चाहिए, मैं जो बोलूंगा, मैं जैसे भी बिहेव करूं, मुझे जो चाहिए वो मिलना चाहिए। दिस इज वॉट आई एम सीइंग एवरीवेयर। बड़े बड़े उम्र के बच्चे 25-30 साल के हो गए हैं, नौकरी करने जाते हैं, 4 दिन में वापस आ जाते हैं। तकलीफ होती है, बॉस चिल्लाता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं? कहां से आया है ये?
फिर माँ बाप कहते हैं हमने तेरे लिए क्या नहीं किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो किया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सीखने दिया अपने बच्चों को। ये हर चीज में दिख रहा है, छोटे छोटे। अगर आपके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को आपने किसी बिहेवियरल पैटर्न पे आपने कहा है कि पिज्जा आएगा या नहीं आएगा, तो फिर जनरली ये होता है कि एक बच्चे ने अगर फॉलो नहीं किया ना, तो गुस्से गुस्से में पेरेंट कहते हैं कि पिज्जा ही नहीं आएगा घर पे। अब दूसरा वाला सोचता है मैं काहे को रूल फॉलो करूं, मुझे तो वैसे भी नहीं मिल रहा है इसकी वजह से, तो वो भी सोचता है ये रूल को कोई मतलब नहीं, मैं तो फॉलो ही नहीं करूंगा। उसको क्यों पनिशमेंट? और दूसरे जिसने जिसने कुछ भी नहीं किया है वो तो मजे में आ गया, किसी को ही नहीं मिला। तो अगर बच्चे ने लेसन सीखना है तो उस दिन पिज्जा आएगा, घर के सारे मेंबर खाएंगे, इसको केवल देखने मिलेगा, उसको पिज्जा नहीं मिलेगा। क्या आप ये कर सकते हैं? मुझे पता है एज अ पेरेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट। 2 बच्चे मैंने भी बड़े किए, मुझे पता है कि जो भी चीज में बच्चे को बुरा लगता है उसमें सबसे ज्यादा माँ बाप को तकलीफ होती है। क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? और अगर अप्लाई कर सकते हैं तो घर में रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन की बात करिए, अदरवाइज जैसे बड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको होने दीजिए। चिल्लाने से आपके कुछ नहीं होने वाला, आपके कंप्लेन करने से कुछ भी नहीं होने वाला, छोड़ दीजिए उनको। कम से कम घर में माहौल अच्छा रहेगा, जो करना है करने दीजिए ना उनको, घर का माहौल तो अच्छा रहेगा कम से कम। और अगर सिखाना है तो ढंग है। हमको जब तक हमारे सिर पे तलवार नहीं टंगती ना, हम कोई चीज नहीं सीखते। शर्त लगा लीजिए कि अगर दांत खराब होने का डर नहीं होता, आधे से ज्यादा लोग तो ब्रश भी नहीं करते रोज। ये क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन का कंपल्शन है। हम पेरेंट्स मार मार के बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तो होना ही है, इसीलिए हमारे यहाँ की जनता पढ़ लिख रही है। अदरवाइज वेस्टर्न कंट्रीज में आज ये प्रॉब्लम, 17-18 साल में उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है और कमाना जरूरी हो जाता है। घर पे सिर पे कोई बैठा हुआ नहीं कि भाई तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। तो हायर एजुकेशन के लिए इतने कम लोग हैं, और जो हायर एजुकेशन में एक्चुअली गए हैं ना, वो लाइफ लॉन्ग घिस के और 4 नौकरियां करके फिर 40-45 की उम्र में जाने वाले लोग हैं। कंपल्शन, फियर इज द बेस्ट मोटिवेटर इन लाइफ। यही रूल आप पढ़ाई को अप्लाई कर लीजिए, यही रूल आप बिहेवियर को अप्लाई कर लीजिए। कोई भी बिहेवियर आपको अगर गलत लग रहा है और आप चाहते हैं कि ये बिहेवियर इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपना मन कड़ा करना पड़ेगा। जिस दिन पिज्जा आया है, घर के 4 लोग घर में हैं, एक बच्चे को नहीं खिलाना है, दूसरे को जरूर खिलाइए। आपको बहुत तकलीफ हो रही ना, आप मत खाइए। बच्चे को डबल प्रेशर दीजिए, तुम्हारी वजह से मैं भी नहीं खा रही, करिए। आप मत खाइए ना, लेकिन बच्चे को दे देने से आप क्या सिखा रहे हैं उसको? कि बेटा तुमको ना बस सही ढंग का टैंट्रम करना आना चाहिए, मैं तुमको सारी चीजें देते जाऊंगी लाइफ लॉन्ग। और इसके साइड इफेक्ट्स मैं जो देख रही हूँ, आप भी देख रहे हो, ये जो टैंट्रम है ये बड़ा बढ़ते 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 चला जाता है। मुझे बाइक चाहिए, 10th हो गया कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक नहीं लाके दोगे तो मैं घर से भाग जाऊंगा, बाइक लाकर दे दीजिए। 10th स्टैंडर्ड, 15 साल की उम्र, 15 साल की उम्र ड्राइविंग समझने की उम्र है क्या? आप बच्चे से प्यार करते हैं कि नफरत करते हैं? कितने केसेस हमने देखे हुए हैं कि बच्चे, यंग बच्चे, हेलमेट नहीं है, कुछ नहीं है, एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गए, लेकिन फिर भी हमको हमारे बच्चे पे बड़ा या तो प्यार आता है या तो हम उसके टेंट्रम्स के आगे छोड़ देते हैं। गाड़ी सड़क पे चलाने के लिए बैलेंस आना जरूरी नहीं है, वो तो कोई गधा भी कर सकता है। गाड़ी सड़क पे चलाने के लिए सड़क को समझने की समझ होनी चाहिए। ट्रैफिक किस स्पीड से चल रहा है, कब रुकेगा, कितने स्पेस है मुझे हिलने के लिए अगर इमरजेंसी में कोई आ गया तो, ये डिवाइडर किस डायरेक्शन में चल रहा है, कहीं मुड़ तो नहीं रहा है, डिवाइडर की हाइट अगर बहुत कम है तो उसके ऊपर से उतर के कोई भी आ सकता है, तो मुझे अपनी स्पीड कंट्रोल में रखनी। ये विजडम है जो एज के साथ आता है। ये 15 साल की उम्र में नहीं होता, क्योंकि 15 साल की उम्र तक, 14 तक तो हर जगह आप लेकर गए हैं उसको। उसने ना ट्रैफिक देखा है, ना सड़क देखी है, ना कुछ। और आपने उसको 15 साल की उम्र में बाइक लाकर दे दी, और आप बड़े खुश हो रहे कि मेरा बेटा बड़ा अच्छी गाड़ी चलाता है। हमारे तो प्यार की डेफिनेशन में ही आज प्रॉब्लम हो गई है, और हम हर चीज का दोष उनके ऊपर दे रहे हैं। दिन भर गैजेट्स करते रहते हैं, दिन भर ये करते रहते हैं, दिन भर वो करते रहते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। कितना दोष देंगे उनको? हाँ, एज एज के हिसाब से आप जरूर उनसे एक्सपेक्ट करिए
कि इतना एज हो गया है तो इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेकिन गैजेट नहीं यूज करना, ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ की है भाई? हम तो 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, फिर भी हम गैजेट्स यूज करते हैं ना पूरा समय। हमको तो ये समझ नहीं है। उसको 10 साल की उम्र में, उसको 5 साल की उम्र में वो समझ आना चाहिए कि इस्तेमाल नहीं करना है। अरे हमको तो कंपल्शन है कि अभी खाना बनाना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, हमको ऑफिस में जाना है, इसीलिए हम गैजेट छोड़ते हैं। नहीं होता तो हम भी। तो बच्चे को क्यों उस चीज का दोष दिया जा रहा है? अगर आपका बच्चा ढंग से पढ़ाई कर रहा है और जो उसकी जिम्मेदारियां है वो प्रॉपरली कर रहा है, उसके बाद में वो जितना देर फोन यूज करता है करने दीजिए, क्या नुकसान है? हम नहीं एंटरटेन करते अपने आप को, आपको उसको एंटरटेन करना नहीं है, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना नहीं है, उसको घर के बाहर जाने देना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन इसने संतों के जैसे हाथ जोड़े बैठे रहना चाहिए, या पढ़ाई करना चाहिए, या किताब पढ़नी चाहिए। मेरे अमेरिका से जितने भी फ्रेंड्स आए हैं इंडिया में एक्सचेंज प्रोग्राम्स में, या जब भी लोग आए हैं यहाँ पर, एक उनका बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट होता है। उनका कहना ये है कि इंडिया में घर बहुत सुंदर है, पीपल हैव लॉट्स ऑफ मनी, बड़े बड़े घर लोगों ने बनाए हैं, लेकिन बड़ी दुख होता है देखकर कि इतने बड़े घर में किताब की एक शेल्फ नहीं है। तो हम खुद नहीं पढ़ते, लेकिन हमको लगता है हमारे बच्चों ने किताबें पढ़नी चाहिए, उन्होंने पढ़ाई करनी चाहिए, पूरा टाइम संतों के जैसा बिहेव करना चाहिए। हम जितना देर चाहे गैजेट इस्तेमाल करें, और हम बड़ी बड़ी आंखें करके कहते हैं अरे मैं तो काम करता हूं। कितना काम करते हैं व्हाट्सएप पे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बच्चों को दोष देना छोड़िए, पहले एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर उनसे एक्सपेक्ट करना है, एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर एक्सपेक्ट करना है उनको। समय से पहले बड़ा होने की एक्सपेक्टेशन उनसे मत रखिएगा। पढ़ाई करना है, पढ़ाई दुनिया की सबसे बोर चीज है, पहले एक्सेप्ट करें। हम स्कूल में हम भी जाते थे, क्या हमको बड़ा लगाव था सारे सब्जेक्ट से? हाय मैथ्स, लेट मी स्टडी मैथ्स, आई लव इट। कितने लोग करते थे ऐसा? हिस्ट्री, मेरी तो जान है हिस्ट्री, कितने लोग करते थे ऐसा? तो क्यों उन बच्चों से एक्सपेक्टेशन? लेकिन करना जरूरी है। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों के साथ में शेयर करिए सब चीजें। यार मुझे भी ना पढ़ाई करना बड़ा बोर होता था, लेकिन कैसे वैसे कर ली तो आज जिंदगी बन गई, नहीं करता तो पता नहीं आज क्या होता। तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुमको कौन सा सब्जेक्ट बोर होता है, लेट अस वर्क ऑन इट। ये तो कोई पेरेंट करना नहीं चाहता। लेट अस वर्क ऑन इट पे तो कोई पेरेंट काम नहीं करना चाहता। हम वो जो पढ़ाई स्कूल से दी गई है उसको रटा रटा के रटा, अरे कितना बोर होता है यार, कितना बोर होता है पढ़ाई। उसको इंटरेस्टिंग कौन बनाएगा? आप किताबें पढ़ते हो? मेरी बेटी को जब 7th 8th में हिस्ट्री से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत उसको बोर हो रहा था, तो मैंने उसको हिस्ट्री में जो चैप्टर्स थे उसकी कहानियां सुनाई, कहानियां सुनाई, उसके चैप्टर्स लिए और उसको पूरी कहानी क्रोनोलॉजिकली सुनाई। तो कहानी तो किसी को भी याद रहती है, पिक्चर की याद रहती तो कोई भी कहानी याद रहेगी। तो वो पूरी कहानी में उसे कहती थी अच्छा आप कहानी बोलो, तो उसको पूरी कहानी याद आ जाती थी। फिर मैं उसे कहती थी अब एक काम करते हैं, अब मैं तुमको सिर्फ 5 डेट्स दे रही हूँ, वो डेट्स रट लो, ठीक है? तो 1861, 1890, 1901, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो 5 डेट्स याद कर ली उसने। अब मैं कहती थी उससे कि जो कहानी तुमको बताई ना, उसमें एक एक इवेंट बोलो, कहानी बताओ मुझे, एक एक इवेंट बोलते समय उसको सिर्फ ऊपर वाली एक डेट इसको लगाओ, सेकंड डेट सेकंड को, थर्ड डेट, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन उसके लिए मुझे बैठना पड़ा था, सुनाना पड़ा था, वो किताबें पढ़नी पड़ी थी, हिस्ट्री की कहानियां समझनी पड़ी थी, उसके लिए मुझे और किताबें पढ़नी पड़ी थी, तब मैं उसके लिए हिस्ट्री इंटरेस्टिंग बना पाई। बच्चे जब पढ़ते नहीं हैं तो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। तो मैं अक्सर पेरेंट्स को बाहर बिठा के बच्चे से अकेले में बात करती हूँ, और बच्चे से मैं बहुत सिंपल सवाल पूछती हूँ कि बेटा तुमको पिछले साल कितने मार्क्स आए थे? तो जो ऐसे कंप्लेन वाले बच्चे होते हैं वो जनरली 60-70% या 50%। उसके बाद मैं बच्चे से पूछती हूँ कि तुम्हारे हिसाब से ये मार्क्स कम है, ज्यादा है कि ओके है? देखिए बच्चे को अगर लग रहा है कि ये बढ़िया मार्क्स है तो वो काहे के लिए केयर करेगा उस चीज के लिए? तो वो कहता है कि ये मार्क्स नहीं मैडम कम है, बच्चे समझते हैं। तो मैं उससे पूछती हूँ कि चलो तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुमको जानते हो कि मार्क्स कम है, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मार्क्स कम क्यों आए? मैं उनसे कहती देखो डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं जो तुमसे बात कर रही हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से कुछ भी शेयर नहीं करने वाली हूँ मैं, बट आपस में तो बात करें।
बोर होता है तो वो बता दो, हम उसका इलाज ढूंढेंगे। जब मैं इस भाषा में बात करती हूँ तो बच्चे काफी हद तक मुझे बता पाते हैं कि क्यों नहीं उनके मार्क्स आ रहे या क्यों नहीं पढ़ते हैं। और जो मैंने रीजन सुने हैं ना, वो मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि कितने सारे कारण से बच्चा पढ़ता नहीं है। बोर्ड पे लिखा हुआ दिखता नहीं है, आईसाइट प्रॉब्लम। बच्चा कहता है, दिखता नहीं है। मेरे पास जब मैं ऑप्थेल्मोलॉजी की प्रैक्टिस करती थी, वैसे आप लोग जिनको पता नहीं होगा, मैं डॉक्टर हूँ, 10 साल प्रैक्टिस करके मैं छोड़ चुकी हूँ। तो जब मैं ऑप्थेल्मोलॉजी का मेरा क्लिनिक था, मैंने देखा है कि बच्चा एक आया था और उसको पहले ही बार में -3 वगैरह नंबर लग गया था। तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ है। मेरे ख्याल से 10 एक साल का बच्चा होगा। मैंने पेरेंट्स से पूछा कि इतना कम इसको दिखता है, ये किसने कभी कंप्लेन नहीं की? तो पढ़े लिखे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि मैडम कहता तो था, लेकिन हमको लगता था डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर चश्मा लगा लेगा। मतलब बच्चे को चश्मा नहीं लगना चाहिए सोशली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा बच्चा रोज स्कूल में सफर कर रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है ऐसे पेरेंट्स। तो आईसाइट प्रॉब्लम। दूसरा, भैया हर टीचर दुनिया में अच्छी नहीं होती। अपने दिन भी याद करो, पूरे स्कूल को मिला के 2 टीचरें अच्छी होती है जिनको एक्चुअली बच्चों में इंटरेस्ट होता है, पढ़ाने में इंटरेस्ट होता है, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न से पढ़ाती कि बच्चा समझे। मैक्सिमम टीचर्स केवल कोर्स कंप्लीट करती हैं। तो हर बच्चे को समझेगा जरूरी है क्या कि कोई भी टीचर ने पढ़ा है पूरे 50 बच्चों को इक्वली समझना ही चाहिए? नहीं समझता यार। तीसरा, स्कूल में बुलिंग होती है। बच्चे अगर परेशान करे तो ये कहाँ पढ़ाई में ध्यान लगाएगा। चौथा, टीचर्स पार्शलिटी करते हैं। मैंने बहुत ज्यादा बार सुना है। आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, पर टीचर्स पार्शलिटी भी करते हैं, तो सेंसिटिव बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं इन बातों से भी। पांचवा, सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम होती है, नहीं समझता। आपको, आप में से जो इंजीनियर नहीं है, आपके सामने अगर मैं इंजीनियरिंग की किताबें रख दूं और आपसे कहूं कि 2 चैप्टर पढ़ के मुझे समझा दो, आज आपकी उम्र 30, 35, 40 जो भी होगी, आधे घंटे में आपको रोना नहीं आया तो आप देख लेना। इंजीनियरिंग छोड़ दीजिए, मैं आपको आज के 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स की किताब कहती हूँ। आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आपने अपने टाइम में पढ़ाई की थी ना, समझा दो। इसलिए नहीं कि आपको समझ में नहीं आता है, इसीलिए नहीं कि समझ में नहीं आता है आपको, इसीलिए क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज के लिए नहीं बना होता है। एजुकेशन सिस्टम कहता है कि ये सारे सब्जेक्ट्स का बेस आपको समझना जरूरी है फ्यूचर के लिए। क्या प्रॉब्लम है यार? बेस समझना जरूरी है। हर बच्चा हर सब्जेक्ट में टॉप नहीं करने वाला है, तो कोई सब्जेक्ट की उसको लीनियंसी आपको देनी पड़ेगी। समझिए उसको किसका किस चीज का एप्टीट्यूड है और किस चीज का नहीं है। मेरी बेटी को, छोटी वाली को, मैथ्स और साइंस में इश्यू होता था पढ़ने में, बहुत प्रॉब्लम, और वो बहुत परेशान थी। कितनी भी मेहनत कर ली उसको 60-70 के ऊपर मार्क्स, 60-50 के ऊपर मार्क्स नहीं आते थे, बहुत परेशान थी। 10th में आते आते रोने लगी कि मेरे मार्क्स तो आएंगे ही नहीं मम्मी, मेरे को समझता ही नहीं है। तो मैंने ये चीज को अंडरस्टैंड किया। उससे मैंने कहा कि वो बचपन से, मेरे ख्याल से 3rd-4th से किचन में लगी रहती थी। मैंने कहा कि तुम शेफ बनोगे क्या? एंड शी लव दैट आइडिया इमीडिएटली। फिर मैंने उससे कहा कि देखो, तुमको शेफ बनने के लिए मैथ्स और साइंस की जरूरत नहीं है, सो लेट अस नॉट बॉदर अबाउट मैथ्स एंड साइंस मार्क्स। लेकिन 10th तक तो मैथ्स एंड साइंस करना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर तुमको शेफ बनना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह से 4-4, 5-5, 8-8 घंटे पैर पे खड़े होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सब करना पड़ता है। तो हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ मेहनत करने की प्रैक्टिस करते हैं। शी वॉज रेडी फॉर इट। मैंने कहा तुम्हारे मार्क्स कितने भी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जो कोर सब्जेक्ट है, शी वॉज वेरी गुड एट इंग्लिश, तुम अपने कोर सब्जेक्ट्स में मार्क्स लाओ जिसके बेसिस पे तुमको अच्छी एडमिशन मिलेगी। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वी विल डू आवर बेस्ट, वॉट एवर मार्क्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कह के मैंने उसको पर्सनल ट्यूटर्स घर पर लगाए, जो उसकी तरफ ध्यान दे पाए, जो उसको समझ पाए, और जो चीज उसको नहीं आती वो 4 बार उसको समझा पाए। कॉमन ट्यूशन में ऐसे बच्चों को भेज के कोई फायदा नहीं होता। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये लड़की जिसको 9th स्टैंडर्ड में मेरे ख्याल से हार्डली 45% मार्क्स थे, उसको 10th में शी स्कोर्ड 75। उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट हो गया। वी कंटिन्यूड द सेम पैटर्न ओवर 11th-12th। उसने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लिए, उसमें भी इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट में उसको बहुत प्रॉब्लम थी। सो वी फोकस्ड ऑन होम ट्यूटर्स लगा के हम सब करवा रहे थे सब्जेक्ट। उसके साथ में स्कूल में जब जाती थी पेपर्स लेने के लिए, तो दूसरों के पेपर्स देखती थी जिनके टॉप मार्क्स है, उसमें से देखती थी कि इसके क्या राइटिंग पैटर्न में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आता तो था उसको।
जो जो जिसकी उसकी प्रॉब्लम थी वो आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर मैं और ट्यूटर्स उसके हेल्प करते थे। और ये बच्चा मेरा जिसके 9th में 45% मार्क्स आए थे, ये 12th में इसके 90% मार्क्स आए और ये मेरिट में आई। क्यों? केवल इसलिए क्योंकि मैंने उसको कॉन्फिडेंस दिया कि ये ठीक है मार्क्स कमा रहे, इससे जिंदगी नहीं बदलती, जो तुम्हारी स्पेशलिटी है उस पर फोकस करो। टुडे शी इज इन वन ऑफ द बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एंड शी इज सो हैप्पी, क्योंकि वो उसका फोटे है, वो कितने भी घंटे कर सकती। तो अपने बच्चे को समझिए आप कि वो पढ़ता नहीं तो अच्छा, इसमें से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको पढ़ाई बोर ही होती है, मैं ये नहीं कह रही कि सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ही होगी। कुछ ऐसे बच्चे जो डिस्ट्रैक्टेड होंगे, जिनका ध्यान ही नहीं लगता, अरे पर उनको हेल्प करिए ना उस चीज के लिए। डिस्ट्रैक्टेड है इसका मतलब है कि उनको 1-to-1 टीचिंग की जरूरत है। हम ये करते हैं कि 40 बच्चों के क्लासरूम में समझ में नहीं आता है तो उसको उठा के 50 बच्चों के ट्यूशन में भेज देते, क्योंकि किसी और ने रेकमेंड किया हुआ है कि ये बहुत अच्छी है तो यहाँ इस ट्यूशन में। अरे भाई, अपने बच्चे को समझो, स्पेंड टाइम विथ योर चाइल्ड। और ये क्या आप गैजेट्स की बात कर रहे हैं, क्या स्टडीज की बात कर रहे हैं? यू कैन सॉल्व, हेल्प योर चाइल्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स दैट योर चाइल्ड में हैव। अगर आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप अपने बच्चे को समझोगे। अगर आप अपने बच्चों को समझोगे तो स्पेसिफिक उसको हेल्प दे पाओगे। अदरवाइज टिपिकल पेरेंट्स के जैसा आप बच्चों की प्रॉब्लम दुनिया से डिस्कस करोगे और दुनिया आपको कोई एट रैंडम उपाय बताएगी और वो चीज आप अपने बच्चों के ऊपर लागू करोगे, जो करियर सिलेक्शन में सारे पेरेंट्स करते हैं। अभी बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो, या बच्चा मेरिट में आया है तो जाके 10 लोगों से पूछोगे, अरे कौन सा कोर्स अच्छा है यार, कौन सा कॉलेज बड़ा अच्छा है, बता दो। और वो बच्चे को चाहे इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, उसका एप्टीट्यूड हो, कोई मतलब नहीं है पेरेंट को डांट डांट के उसी तरफ में भेजने की कोशिश करते हैं। और हम कहते हैं बच्चे से प्यार करते हैं। अरे समझो तो भाई, अगर आपको खुद को इतना नॉलेज नहीं है कि कौन से तरह के करियर हो सकते तो काउंसलर के पास जाओ। करियर काउंसलिंग जब हम करते हैं तो हम बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं यूजिंग द बेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल टेस्ट। हम बच्चे का पर्सनालिटी स्टडी करते हैं, हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं क्या नहीं, और इन सब का जो बीच का सोल्यूशन होगा वो बेस्ट करियर ऑप्शन हम बच्चे के लिए ढूंढते हैं। ऐसे कई करियर काउंसलर से मेरे पास ही आओ, ये नहीं कह रही हूं मैं। बच्चे के बारे में सोचो। इफ यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू बी हैप्पी, थिंक अबाउट द चाइल्ड, स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड, अंडरस्टैंड द चाइल्ड। और बिना वजह के अपना फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकाल के चिल्लाना प्लीज बंद करो। अगर आपको बच्चे को टाइम नहीं देना है ना, आपको लगता है आप बहुत बिजी है, आपके सर में दर्द हो रहा है, तो करने दीजिए ना उसको जो कर रहा है। वो क्या फर्क पड़ जाएगा? और नहीं तो वो करिए जो मैंने किया है। जब मेरे बेटी के पास में 8th स्टैंडर्ड में फोन था, क्यों था? क्योंकि आई एम अ सिंगल पेरेंट, तो बच्चे को स्कूल जाने के लिए आने के लिए मुझे लगता था कि बच्चे के पास होना चाहिए। बताया था इसके ऊपर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो बच्चे करते ही। एक बार से बताया, नहीं समझ में आया, दूसरे बार बताया, नहीं समझ, तीसरे बार मैंने उठा के फोन तोड़ दिया। 15,000 का फोन। ये करने की हिम्मत है आपकी तो आपके बच्चे आपको सीरियसली लेंगे। उसके बाद में जब मैंने उससे कहा था कि इतने बजे फोन मेरे कमरे में आ जाना चाहिए, तो चुपचाप आ जाता था। कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप बच्चे को कह रहे हैं तो उसको फॉलो करने की हिम्मत रखिए। अगर बच्चे से प्यार करते हैं तो यू वुड रिक्वायर समथिंग कॉल्ड एज टफ लव, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया हुआ है। प्यार भी बहुत करते थे और जहां गलती करते थे प्रॉपर सजा मिलती थी। कोई भी उसमें दो ऑप्शन ही नहीं हुआ करते थे, प्रॉपर सजा मिलती थी और उसकी वजह से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। अच्छे खासे डिसिप्लिन डिग्निफाइड लोग बने हैं हम लोग। हम में दुनिया में सब सहने की ताकत है, इसीलिए है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमको दुनिया में सब सहना सिखाया। हम अपने बच्चों को टोटली ऐसे बना रहे हैं कि भैया तुम दुनिया में कुछ कर ही ना पाओ। हम चाहते हैं हमारा बच्चा जिंदगी भर हमारे ऊपर ना 100% डिपेंडेंट हो, क्योंकि हम बड़े अच्छे पेरेंट्स हैं। क्या कर रहे हैं हम? वी आर द मोस्ट कंफ्यूज लॉट्स ऑफ पेरेंट्स इन मेनी जनरेशंस। हम समझते ही नहीं है हमको क्या चाहिए। फालतू की चीजों के ऊपर बच्चों के ऊपर चिल्ला रहे हैं। जहां पे फोकस रखना चाहिए वहां हम कर नहीं रहे, जहां रूल अप्लाई करना चाहिए वहां पे हम बिल्कुल नहीं करते। जब मैं पेरेंट्स से ये मैंने किए हुए तरीके बताती हूँ किस तरह से कि आप भैया आपको बहुत प्रॉब्लम है कि आपका बच्चा 24 आवर्स वाईफाई यूज करता है, फोन यूज करता है और आपकी सुन नहीं रहा, वाईफाई हटा दो घर से। या टेलीविजन यूज करता है तो घर से टेलीविजन हटा दो। मैंने हटाया था। 8 साल मेरे घर में टीवी नहीं था।
जब मैं ये सजेस्ट करती हूँ तो पेरेंट्स कहते हैं कि पर हम नहीं देखेंगे क्या? भैया तो फिर आप देखोगे तो उसको भी बिठाओ साथ में। फिर क्यों झगड़ा, फिर क्यों प्रॉब्लम? मतलब मैं अपना कुछ भी त्याग नहीं कर सकता, लेकिन उस 10 साल के बच्चे को सारी दुनिया का ज्ञान होना चाहिए कि मैंने ये सही रहेगा, ये गलत रहेगा, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सोच के देखिएगा जरूर मेरी बात पे। बहुत सारे इश्यूज है। पेरेंटिंग इज एन एब्सोल्युटली अनएंडिंग टॉपिक। इसका कोई एंड नहीं है कि कितनी देर तक हम डिस्कस करें, क्या डिस्कस करें। एक हमारे पास में 10 मिनट और भी टाइम है, अगर आप लोग चाहे तो हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। मीनवाइल मैं कुछ मैसेजेस पढ़ने की कोशिश करती हूँ। My mom was not educated, but she supported us by being near our side during study hours with her own work. You do yours and I'll do mine. बहुत बड़ी चीज है। बट पेरेंट्स साथ में बैठने से भी बच्चों के बिहेवियर में बहुत ज्यादा फर्क आता है, लेकिन उससे आपको अपना पर्सनल टाइम सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जयश्री छाबरानी, थैंक यू सो मच, यू आर माई फेवरेट टू। किसी ने मुझे सवाल पूछा है, मैम यू आर ऑल्सो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, प्लीज गाइड अस ऑल हाउ टू प्रोटेक्ट आईज बिकॉज ऑफ मेजर थिंग्स आर ऑनलाइन। अगर हम सही अच्छे लाइट में गैजेट्स का इस्तेमाल करें तो आंखों के ऊपर कम से कम नुकसान होने के चांसेस होते हैं। हमको आदत होती है हम इतना पास लेकर फोन देखते हैं, तो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रख के फोन लैपटॉप अगर हम देखें। अच्छी लाइट में लोग अक्सर घर पे टीवी पे लैपटॉप पे या फोन पे मूवीज देखने के लिए बच्चे भी लाइट बंद करके देखते हैं, तो दैट्स वेरी बैड फॉर यू। लेट कर देखना इज वेरी बैड फॉर यू। ये कुछ बेसिक चीजें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी सोनिया ने कहा है, माई एल्डर वन डजेंट वांट टू प्ले विथ द यंगर। हाँ, ये भी आजकल की बात है कि बच्चे, क्योंकि बड़े बच्चे खास करके घर में उनको इतना क्योंकि बच्चों में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो बड़े बच्चे को 4-5 साल तक मैं घर का राजा होने की आदत हो जाती है। तो जब दूसरा बच्चा आता है तो सिबलिंग राइवलरी अब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो दीज इश्यूज आर देयर, और बहुत ज़्यादा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बच्चों की दोनों की अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ है। तो बहुत ज़्यादा कुछ करना तो बहुत मुश्किल है, पर उसमें भी अगर आप कुछ कंडीशंस डालते हैं कि भाई आपको अगर 2 घंटा 1 घंटे के लिए मेरा फ़ोन चाहिए, तो आपको उसके पहले 1 घंटा बेबी को प्यार से खिलाना पड़ेगा। रूल्स डाल के देखिए, हो सकता है शायद आपको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए। Should parents encourage children to participate in kids' online beauty pageants? I have seen parents driving children mad for posing and learning to walk. पर्सनली मुझे लगता है कि स्कूल इज इटसेल्फ अ वेरी बिग कंपटीशन। जहाँ तक हो सके बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में नहीं डाले छोटे एज में, तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बेटर होता है। स्कूल भी काफ़ी कंपटीशन होती है, स्कूल में स्कूल की पढ़ाई की कंपटीशन हो जाती है, कल्चरल की कंपटीशन हो जाती है, स्पोर्ट्स की कंपटीशन हो जाती है। तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। एटलीस्ट स्कूल एज चिल्ड्रन को नहीं, बच्चा जब 16 साल की उम्र के ऊपर हो जाता है तो फिर उसको ये सब चीज़ों का एक्सपोजर उसके आइडिया से अगर वो चाहता है, अगर वो करना चाहता है तो करना चाहिए। Unfortunately, what you have said is right. I have seen parents driving children mad for posing and learning to walk. Very sad for the children. हाँ, बच्चे में नेचुरल टैलेंट है, नेचुरली अगर ये सब चीज करता है तो मजे के लिए जरूर करने दीजिए, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। एक सवाल ये है, ओके, और कुछ सवाल आपके हैं? Please highlight the ill effects of making TikTok profiles with children, making videos with shitty content and wait for likes and comments. Parents relate it with success at young age. अभी मैंने ब्यूटी पेजेंट्स के लिए जो बात कही है वो इसके लिए भी सच है कि वैसे ही बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने अपने प्रोफाइल्स में हाईलाइट नहीं करना चाहिए, बिकॉज पीडोफाइल्स मतलब चाइल्ड अब्यूज़ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है और वो सब चीज़ें आपकी फॉलो करते रहते हैं, और किस समय किस तरह से आपको वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे आप नहीं जानते हैं। तो जहाँ तक हो सके अपने प्रोफाइल्स पे अपने बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स न शेयर करें,
कुछ खास है, अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा कुछ उसने लाया है तो एक बार वंस इन अ वाइल कर दिया तो ठीक है, बट ना करे तो इट इज ऑलवेज बेटर। बच्चों के प्रोफाइल्स न बनाए, उनको क्यों आप उनको दुनिया का ये सब एक्सपोजर दे रहे हैं? इसी वजह से आजकल कई बच्चे कहते हैं कि यूट्यूब पे तो लोग इतना सारा कमा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर बन गए हैं आजकल, दैट्स अ प्रोफेशन। यूट्यूब पे लोग इतना सारा कमा रहे तो मैं केवल वीडियोज ही बनाऊंगा, मैं पढ़ाई ही नहीं करूंगा। ये सारी चीजें हो रही हैं और पेरेंट्स ये समझते नहीं है कि कई बार इसकी शुरुआत हम करते हैं, कई बार, हर बार नहीं, हर बार नहीं, क्योंकि बच्चे खुद स्मार्ट है, वो खुद भी देख लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कई बार हमको समझ में नहीं आता कि हम भी गलत चीजों की शुरुआत कर देते हैं। बच्चों को अगर स्कूल के लिए वगैरह आपको लैपटॉप वगैरह देने की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको मॉनिटर करिए। जिस समय बच्चे पढ़ाई करते हैं तो प्लीज़ उनके पास में बैठिए। आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन प्लीज़ अपना टाइम किसी भी तरह एडजस्ट करके उनके साथ में बैठिए, या कम से कम हर 5 मिनट में 10 मिनट में आकर देखिए कि वो वही कर रहे हैं जिसके लिए उनको लैपटॉप दिया गया है। और बाकी समय भी आजकल सारे मीडिया पे चाइल्ड प्रोटेक्शन वगैरह पे के जो आप एप्स डाल सकते हैं। वैसे एक बात बता दूं, बच्चे आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, ये सारे ऐप्स निकालना उनको आता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं। और जितनी पोर्नोग्राफी बच्चे देख रहे हैं उसका इफेक्ट हमने न्यूज़ में कई बार पढ़ा है, 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल 5 साल के बच्चों में भी दिख रहा है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। एक सवाल है, व्हाट टू डू व्हेन किड्स आर नॉट रेडी टू टेक नो। पुणे से मिसेस करवे ने ये सवाल पूछा हुआ है। देखिए, नहीं सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, बच्चों को क्यों, आपको और मुझे भी नहीं सुनना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि नहीं सुनने की आदत घर से लगनी चाहिए। नहीं, अगर आप नहीं सुनने की आदत नहीं लगाओगे तो बाहर जाकर ये बच्चा हर व्यक्ति से हर सिचुएशन में अपने लिए हाँ ही सुनना चाहेगा। अगर बच्चे नहीं सुनना नहीं चाहते तो रूल्स लागू करिए और उनके रूल्स और वो रूल्स को फॉलो करिए। अगर आप 2 बार करते हैं, तीसरे बार बच्चा नो का मतलब समझ जाता है। देखिए, बच्चों में एक टिपिकल आदत है जो हमने डाली है। छोटा बच्चा अगर टॉफी मांगता था तो हम पहले मना करते, पता नहीं क्यों हमको आदत है हर चीज के लिए पहले हम नहीं बोलते। फिर बच्चा थोड़ा सा रोता है, जिद करता है और रोता है, फिर हम उसको टॉफी पकड़ा देते हैं। तो हमने उसको बचपन में ही सिखा दिया है, भैया जो चाहिए मिलेगा, टेंट्रम करना सीखो। थोड़ा और बड़ा होता है, टॉफी की उसकी जरूरत नहीं रहती, महंगे खिलौने मांगता है, आप मना करते हो, वो दुकान में जाके जिद करता है, आप मना करते हो, वो मॉल के फ्लोर पे लेट जाता है, आपको बड़ी शर्म आती है, आप उसको दिलवा देते हो। थोड़ा और बड़ा होता है और फिर आपके ये सब भी नहीं कर सकता, उसको खुद को भी शर्म आती है, फिर मैं आज खाना नहीं खाऊंगा कह के दरवाजा बंद कर लेता है। तो जब बच्चा खाना नहीं खाऊंगा कहता है तो घर में से एक न एक का तो दिल पिघल ही जाता है, नहीं नहीं बेटा खा ले दिलवा दूंगा तुझे। एंड दिस इज हाउ इट गोज ऑन एस्केलेटिंग। आपको रूल डालना है कि नहीं खाना खाना है तो मत खाओ। प्लीज याद रखिए, 80 साल के अन्ना हजारे जी 8 दिन अनशन पे बैठे थे, कुछ नहीं हुआ उनको। आपके बच्चे ने 1 टाइम 2 टाइम खाना नहीं खाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, ये समझने की कोशिश करिए। उससे कह दीजिए नहीं का मतलब नहीं होता है, टेबल पर खाना रखा हुआ है, रखा है तो खा लो। दूसरी चीज जो मैंने एक की है कि जब बच्चे चीजें मांगते थे और अगर मुझे लगता था कि दिस इज अ रीजनेबली प्राइस थिंग, तो मैं उस चीज को उनके आने वाले रिजल्ट या किसी चीज के साथ जोड़ देती थी कि अगला रिजल्ट अगर अच्छा आएगा तो ये यही चीज तुमको दिलवा के दूंगी। तो ये भी हम कर सकते हैं कि कीप इट एज अ रिवॉर्ड फॉर समथिंग, डोंट गिव इट एज अ रिस्पॉन्स टू देयर टैंट्रम, कीप इट एज अ रिवॉर्ड फॉर समथिंग। टोटली आपको लग रहा है कि चीज वाजिब है, रीजनेबल है, तो टोटली उनको मना भी मत करिए उस चीज के लिए। लेकिन किस चीज के लिए मना कर रहे हैं सोच समझ के करिएगा, क्योंकि हर चीज के लिए आप मना करोगे तो आपका कोई रूल काम में नहीं आने वाला। Parents love to click selfies with kids and posts, and slowly they too develop the habit of clicking, and then they irritate parents. Why? मैंने इसके बारे में शुरुआत में भी बात की है कि अपनी खुद की तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है, दैट्स द सिंपल थिंग। तो जैसे मैंने कहा 10th तक उनका खुद का फ़ोन देना ही नहीं है, खुद के अकाउंट्स बनाने ही नहीं देना है। 11th-12th में रात के टाइम पे उनके पास में फिर फ़ोन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में वो जो करते हैं आपको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज दे बिकम एडल्ट बाय दैट टाइम। वो सही या गलत जो भी करेंगे, आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं उनको, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि तब तक वो आपसे बहुत स्मार्ट हो चुके होते हैं कि आपसे चीज़ें छुपाना कैसा है। बट
मैंने पहले ही कहा था कि अपने बच्चों के साथ प्लीज फोटोज ना पोस्ट करें, इट इज बेटर फॉर देम। हाउ टू हैंडल अर्ली टीनेजर्स, सेम रूल है, हर किसी के लिए सेम रूल है कि आप जो घर में जो चीज मना कर रहे हैं, जो रूल्स आप डाल रहे हो, उसको प्लीज टोटली समझ के रूल्स के साथ कॉन्सिक्वेंसेस के साथ डालो। बच्चे को ना ये आधा आधा समझ में नहीं आता है कि आप चिल्लाते समय बहुत चीजें बोल देते हो, बाद में आप वो चीजें फॉलो नहीं करते हो। जब भी आपको लगता है कि ये चीज सही नहीं है, उसका रूल बनाओ, बच्चे के अच्छे मूड में उसको लेकर बैठो, उसको समझाओ कि तुम्हारे इस चीज के लिए ये रूल हम डाल रहे हैं और अगर तुम इसको फॉलो नहीं करते तो ये कॉन्सिक्वेंस होगा। उसके बाद में भी बच्चा रूल तोड़ेगा, कॉन्सिक्वेंस उसको पूरी तरह से महसूस कराना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने जो रूल के साथ कॉन्सिक्वेंस डाला है, अगर आप वो नहीं करते हो तो बच्चे की गलती नहीं है कि वो किसी भी तरह से आपकी अपनी ही मनमानी करेगा, आपका टेंट्रम कर करके वो बहुत जल्दी आपकी नर्व्स पकड़ लेते हैं कि क्या करने से इनसे हाँ बुलवा सकते हैं। कुछ पेरेंट्स बच्चों का दुख नहीं देख सकते, इसीलिए बच्चे रो रो के करते हैं। कुछ पेरेंट्स जिनको रोने का असर नहीं होता, उनको एम्बैरसमेंट होती है तो बच्चे लोगों के सामने उनको एम्बैरस करने की कोशिश करते हैं। कुछ पेरेंट्स जो है वो इतने परेशान रहते हैं कि बच्चे ने चिल्लाना शुरू किया कि कौन इसकी परेशानी झेले, ले ले भाई तुझे जो चाहिए। तो आप कौन सी कैटेगरी में के पेरेंट्स में आते हैं, अपने आप को देखिए, आइडेंटिफाई करिए और देखिए कहीं आपका बच्चा उस चीज का फायदा तो नहीं उठा रहा है। और उस चीज का बच्चा अगर आपका फायदा उठा रहा है तो आप जानते हैं कि आपको किस एरिया में अपने ऊपर काम करना है। तो और सवाल तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। 6 बज गए हैं, हमारा सेशन का टाइम भी हो गया है। मेरा सजेशन आपसे है कि जो भी चीज़ आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ काउंसलर से हेल्प लीजिए। अगर बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, बच्चे के बिहेवियर में इश्यू है, तो मैं अक्सर पेरेंट्स को कहती कि मैं बच्चों का काउंसलिंग नहीं करूंगी, मैं पहले आपका काउंसलिंग करूंगी। क्योंकि बच्चा मेरे सामने हाँ बोलकर चला भी जाएगा, लेकिन बच्चे को एक कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट लगता है कोई भी चीज करने के लिए। अगर वो एनवायरनमेंट कंसिस्टेंट नहीं है तो बच्चा भी सोचता है एक बार तो देख ही लेता हूँ, एक बार तो कर ही लेता हूँ, एक बार तो खा ही लेता हूँ। तो वो कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट जो है वो पेरेंट्स ने रखना चाहिए। इसीलिए अगर बच्चे के बिहेवियर में प्रॉब्लम है तो बोथ पेरेंट्स आइडियली शुड टेक काउंसलिंग सेशंस। अभी लॉकडाउन में पेरेंट्स ने जो भी इश्यूज आइडेंटिफाई किए, मेरे ऑनलाइन काउंसलिंग में मैक्सिमम पेरेंट्स हैं जो अलग अलग इश्यूज पे, पेरेंट्स के बच्चों के अलग अलग इश्यूज पे काउंसलिंग करवा रहे हैं। सो प्लीज टेक हेल्प, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग। पेरेंटिंग इज टोटली एक्सपेरिमेंटल, कभी हम सही होंगे, कभी अब गलत होंगे। बच्चे की अपने पर्सनालिटी है, कभी हमारा पेरेंटिंग से अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे, कोई शर्म आने की बात नहीं है। इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज, जिंदगी बहुत छोटी है, हमारी लाइफ भी रोज के चिक चिक में खराब हो रही है, बच्चा भी बिगड़ रहा है। फटाफट हेल्प लीजिए, किसी जो काउंसलर को आप मानते हो उससे हेल्प लीजिए और लाइफ आगे बढ़ाइए। हाउ टू एनकरेज सिंगल किड टू बी फ्रेंडली विद अदर्स, सिंगल किड की तो बात छोड़ ही दीजिए, आजकल बच्चे किसी के साथ फ्रेंडली है ही नहीं, खासकर लड़कियों को फ्रेंडशिप करना बड़ा मुश्किल होते जा रहा है। इसकी भी रीज़न भी बहुत सिंपल है, आजकल के बच्चों की लाइफ 100% कॉम्पिटिटिव है। तो हर बच्चा हर समय अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहा है। पहले हमारे लिए एक ही कंपटीशन हुआ करती थी कि पढ़ाई में मार्क्स कितने आए। आज फ़ोन है या नहीं है, फ़ोन है तो एक कैमरा है, 2 कैमरा है, 3 कैमरा है, एप्पल का है कि सैमसंग का है, एंग्री बर्ड की बैग स्कूल बैग है कि अनब्रांडेड स्कूल बैग है, आदिदास पहनते हो तुम कि नाइके पहनते हो, बहुत फर्क है दोनों में। तो एवरीथिंग, अच्छा मेरे बाल, तुम्हारे बाल स्ट्रेट है, मेरे बाल स्ट्रेट नहीं है, जो चीजें हमको स्कूल में ध्यान ही नहीं रहती थी। तो हर चीज के बारे में बच्चा पूरे टाइम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ही है। और इतना कंपटीशन आप जब करते हो तो किसी से ट्रू फ्रेंडशिप करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फ्रेंडशिप्स हम एनकरेज नहीं कर सकते हैं। बच्चा अगर छोटा है, आपकी बात मानता है, तो एक चीज आप कर सकते हो कि उसके पसंद की कोई ग्रुप एक्टिविटी में उसको भेजिए। तो ग्रुप एक्टिविटी में रहते रहते वहां पर दूसरे बच्चों से कनेक्ट करना उसके लिए आसान है। फ्रेंडशिप करो बोलने से फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। हाउ टू डील विद ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द चाइल्ड टेंट्रम, पारिका, मैंने इस बारे में पहले भी कहा है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। एक बहुत बड़ा इमोशनल इशू हो जाता है, लेकिन मैं अक्सर पेरेंट्स जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ अगर ये इशू है तो नेक्स्ट सेशन में आप ग्रैंड पेरेंट्स को भी ले आइए। बच्चे के लिए काउंसलिंग करना है ये बताकर ले आइए। और जब कोई भी व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से बात करता है तो उसमें से इमोशनल एस्पेक्ट हट जाता है और वो लॉजिकली सुनने के लिए रेडी होते हैं। इससे ज्यादा मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस
फील्ड में, इस चीज़ में हेल्प करना. What happens here at this point is if father makes the rule, child will pamper, mother will break it. या ये बात भी मैंने पहले कही है कि घर में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने रूल्स ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी. तो कोशिश ये करिएगा जब आप रूल्स डालने का सोच रहे हैं तो एक बार घर के सारे मेंबर से डिस्कस कर लीजिए कि कौन सा रूल हम डालेंगे, किस एक्सटेंट तक हमको उसको फॉलो करना है और किस एक्सटेंट तक हमको उसको फॉलो नहीं करना है. और सारे लोग अगर हाँ बोलते हैं तो आप अप्लाई करिए, तो थोड़ा शायद आसान हो जाए. What can we explain to our kids if they compare themselves to other people regarding brands and money? Yes, this is one of the very important points today that our children are facing, comparison. और बच्चे अक्सर कहते हैं उसके पास देखो इतना महंगा है, आप तो लेकर ही नहीं देते हो. हर बार बच्चा समझेगा ये ज़रूरी नहीं है, बट मुझे लगता है कि ट्रीट द चाइल्ड एज एन एडल्ट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. मैंने मेरे बच्चों को हमेशा एक बात कही है बचपन से कि अच्छा दिखना ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रांडेड कपड़े से अच्छा नहीं दिखता. मैंने खुद भी कभी ब्रांडेड कपड़े लिए नहीं जब तक बच्चे छोटे थे, और हमेशा ये ध्यान रखा कि वो जब सिंपल कपड़ों में नहा कर आई है जस्ट, तो मैं कहूँगी तो जस्ट फ्रेश बेद करके यू लुक वेरी ब्यूटिफुल. और वो बोलती नहीं नहीं मेरे कपड़े अच्छे नहीं. देखा वो तो कपड़े मुझे दिखे भी नहीं बिकॉज यू आर लुकिंग सो नाइस. तो जब मैं उसकी उस चीज़ में तारीफ करती थी तो, और ये चीज़ें मैंने समझाई. मैंने कई बार ये भी थोड़ा सा किया है कि देखो इतने कॉस्ट में तुमको एक ड्रेस मिलेगा, फिर दूसरा मैं अगले साल लेके दूंगी, उससे अच्छा इतने कॉस्ट में मैं तुमको 3 ड्रेस दिलवा सकती हूँ. दैट दे अंडरस्टैंड. सो डिफरेंट वे डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड. पर थोड़ा सा एडल्ट की तरफ से बात करिए, उसको एकदम किड तुमको समझता नहीं है ये छोड़ दो, इस तरह से बात मत करिए. जहाँ तक पॉसिबल जो जो इश्यूज में एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है वहाँ पे बच्चों से थोड़ा एडल्ट के जैसे बात करके देखिए, एंड यू स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस. चलिए, मुझे लगता है कि आज के सेशन यही ख़त्म हो गया है. मेरे और भी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे चलते हैं, डॉक्टर सपना शर्मा नाम कर आप देख सकते हैं. मेरे फेसबुक पे काफ़ी पुराने लाइव वीडियोस हैं मेरे, डॉक्टर सपना शर्मा नाम से आप मेरे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं. और इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, यू आर ऑलवेज वेरी वेरी वेलकम. थैंक यू सो मच, एंड आई हैव रियली एंजॉयड दिस. थैंक यू.